हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी अलग अलग कोर्सेज में कराया जाता है। सो बेसिकली अगर आप बायोलॉजी साइंस ग्रुप के हो तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। इस वीडियो को स्किप मत करना, आप इस वीडियो को जरूर से देखना। और हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन भी नहीं होगी और वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैं वो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। और बेसिकली जो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा था, मतलब जो फिलहाल उसके पहले हुआ है, तो उसके बाद अगर देखूँ तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो मतलब हमको बहुत ईजी तरह से आने चाहिए, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चंस कुछ घुमा के पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें बहुत टफ लगते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हिंदी में लिखा हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हिंदी में लिखा हुआ है और मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी के होते हैं और बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के होते हैं, तो वो बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैं दोनों में कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, इसके लिए आप परेशान मत होना। फिलहाल के लिए आप सभी को पता चल गया होगा कि टीजीटी का जो एग्जामिनेशन डेट है वो 4 से 5 अप्रैल में माना जा रहा है। तो 4 से 5 अप्रैल अब दूर तो है ही नहीं, मतलब बहुत पास में ही है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपका दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 3 महीने सिर्फ बचे हुए हैं और 3 महीने में भी आप बहुत धुआंधार तैयारी कर सकते हो। तो आप अभी से बैठ जाओ और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दो। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और जो उनके आंसर होंगे वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, और ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन बोला गया है। और हाँ, एक बात और बोलनी है कि इस चैनल पे ऑलमोस्ट मैं बीएड की तैयारी करवाती हूँ, प्लस आपको साइंस के भी, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, और चाहे वो CUET हो, उसकी भी प्रिपरेशन शुरू करा चुकी हूँ मैं। और अगर ANM की क्लासेस कोई करना चाहता है या नर्स की क्लासेस करना कोई चाहता है तो उसके लिए भी मैंने शुरू किया है। और बेसिकली मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो बच्चे हैं 9 to 12th उनके लिए भी स्टार्ट कर रखा है। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बैट्रिकोस्पर्मम क्या है। बेसिकली जो बैट्रिकोस्पर्मम है वो इसमें स्वच्छ जलीय शैवाल है या समुद्री शैवाल है या गंदे पानी का शैवाल है या फिर सीवर पानी का शैवाल है। तो जो ये हमारा बैट्रिकोस्पर्मम है, बैट्रिकोस्पर्मम बैट्रिकोस्पर्मेसी कुल का होता है, ये याद रखिएगा। इस कुल का ये शैवाल है। बेसिकली आपने सुना होगा कि एक लाल शैवाल के बारे में सुना होगा, तो जो रेड शैवाल है बेसिकली वो शैवाल यही है, ठीक है। तो यह एक लाल शैवाल है और ये स्वच्छ जल में पाया जाता है, और बिना ये फ्यूजन के बैट्रिकोस्पर्मम का स्पोर एक बैट्रिकोस्पर्मम का विकास करने में सक्षम होता है, और ये ज्यादातर शिला के ऊपर में पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ का आंसर है हमारा स्वच्छ जलीय शैवाल। ये एक स्वच्छ जलीय शैवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट जाना माना सा है कि छुई मुई का पेड़ जो होता है, बेसिकली उसको छूने से वो इतनी जल्दी मुरझा क्यों जाता है, हिंदी में समझो, ठीक है। तो छुई मुई में कंपानुकुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। तो यहाँ बोला गया है किस में परिवर्तन होता है, पर्णवृंत में, या तने में, या फूले पर्णाधार में, या अनुपड़ में, या फिर पत्रक में। यहाँ पे आपको ये बताना है। सो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो फूले पर्णाधार है, यहाँ पे इसमें परिवर्तन होता है। अब इसमें क्या है, जो बेसिकली ये फूले पर्णाधार है, इसका मतलब होता है पल्वाइरस लीफ बेस। जो पल्वाइरस लीफ बेस होता है ये बेसिकली कंपानुकुंचन का मतलब होता है सिस्मोनेटिक। समझ में आया। सिस्मोनेस्टिक जो है ये मूवमेंट इसके अंदर होता है, और कहाँ पे होता है, ये पल्वाइरस लीफ बेस में परिवर्तन होता है। बेसिकली इसमें क्या है, जब ये सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट होता है, इसके दौरान जो टर्गर का प्रेशर होता है, ये जो स्वेल्ड अप पर्णाधार होते हैं उसमें बदल जाता है, इसीलिए इसको छूने से ये मुरझा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो क्रूसीफेरी में सफेद जंग से होता है वह इस वर्ग में संबंधित है। सो बेसिकली ओमीसाइटिस के सदस्य होते हैं वो, ये याद रखिएगा। ओमीसाइटिस, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ओमाइसिटिस। तो बेसिकली
ओमीसाइटिस कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग ओमाइसिटिस पढ़ते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे तो क्रूसीफेरी जो है उसका जो सफ़ेद जंग होता है जिसको आप रस्ट बोलते हो, उसका स्रोत फफोला या किट रोग होता है, मतलब वो कीड़े के उससे होता है। ठीक है, तो बाजरे का हरित बाली रोग जो ये यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, तो ये ओमाइसिस। अगर बात कर रहे हो कि जैसे अगर आपसे बोला गया कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, तो बेसिकली ये जो है ये बाजरे का हरित बाली रोग है। और अगर बात कर रहे हो फाइटोफ्थोरा, तो ये जो फाइटोफ्थोरा है ये बेसिकली आलू में जो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ना, वो इससे होता है। अगर प्लाज्मोफोरा की बात करोगे तो जो अंगूर है, अंगूर में जो वो येलो येलो जो बिल्कुल डैब डैब सा दिखता है, वो ये प्लाज्मो फोरा की वजह से होता है। सो बेसिकली जो ओमाइसिटिस है, ओमाइसिटिस जो है हमारा, वो क्रूसीफेरी में सफेद जंग है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि गिंको बिलोबा संकटापन्न जाति नहीं है, इसका कारण है उसका क्या? जो जिंको बाइलोबा इसको बोलेंगे, जो जिंको बाइलोबा है ये एक अनावृत बीजी पौधा होता है और इसके बीच किसी भित्ति के बंद यह जो बीज है, बेसिकली जो इनके बीज होते हैं, सीड्स जो होते हैं, वो किसी भी भित्ति में बंद नहीं होते हैं और ये मरुस्थलीय स्वभाव के होते हैं। और जो जिंको बाइलोबा है और साइकस, इसको जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है और इनके प्राकृतिक संरक्षण से यह एक संकटापन्न जाति नहीं है। सो बेसिकली अगर हम बात करेंगे, जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा कि जो जिंको बाइलोबा है वो एक प्राकृतिक संरक्षण है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे कि ब्रायोफाइट्स क्या है। ब्रायोफाइट्स, सो बेसिकली जो ब्रायोफाइट्स है, वो ब्रायोफाइट्स के जो सदस्य होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, वो होते हैं उभयचर। इंपॉर्टेंट है, उभयचर का मतलब होता है बच्चों एम्फीबियंस। ठीक है, उभयचर का मतलब होता है एम्फीबियस। एम्फीबियन जो है OUS है, ठीक है। एम्फीबियंस जो है ये बेसिकली ब्रायोफाइट्स के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो एम्फीबियंस टाइप के होते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ये प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, ये स्थलीय होने के साथ साथ छायादार स्थान पर उगते हैं और उन्हें अपने जीवन में पर्याप्त आर्द्रता मतलब नमी की आवश्यकता होती है और निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। सो बेसिकली क्या होगा, ये उभयचर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जीन मुख्यतः अथवा पूर्णतः बना होता है। जो जीन है, जो आपके मम्मी पापा से आपके अंदर आया, आपके अंदर से आपके बच्चों के अंदर जाएगा, तो जो जीन है वह मुख्यतः और पूर्णतः किससे बना होता है? तो सबसे पहले टिक कर लो कि जो जीन है वो DNA का ही बना होता है। ठीक है, तो संतान को अपने जनकों से जो गुणसूत्र प्राप्त होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा DNA होता है और DNA के एक खंड को जिसमें आनुवंशिक कूटनिहित होती है उसको हम जीव वैज्ञानिक जीन या जेनेटिक कहते हैं। और जीन मुख्यतः और पूर्णतः DNA का बना होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा एक C4 पादप है। तो बेसिकली जो C4 पौधे हैं उनमें मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधे होते हैं, मतलब उसके अंदर मोनोकॉटिलिडन होते हैं, मतलब उसके अंदर एक बीज होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर लें एडीप्लेक्स हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया और सिपेरस हो गया, ये बेसिकली हमारे एक बीज पौधे होते हैं। तथा अपवाद स्वरूप कुछ द्विबीजपत्री भी होते हैं, जैसे कि एमरंथस को देखोगे तो एमरंथस जो है वो एक द्विबीजपत्री पौधा होता है, ये अपवाद माना गया है। तो सभी ज्ञात C4 पौधे जो हैं वो आवृत बीजी होते हैं और अनावृत बीजी जो है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और शैवाल में C4 पौधे ज्ञात नहीं हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो आएगा वो मक्का आएगा, जो हमने एग्जाम्पल अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पौधे को पुष्पन हेतु 10 घंटे से कम समय की आवश्यकता नहीं है, तब वह पौधा होना चाहिए। बेसिकली एक पौधे को पुष्पन हेतु 10 घंटे से कम समय की आवश्यकता नहीं है,
तब वह पौधा कैसा होना चाहिए। तो अगर इसकी बात करी जाए तो दीर्घ प्रदीप्तकालीन पादप होना चाहिए ये। इसमें 10 घंटे से कम समय नहीं लेता है, अर्थात एक पौधा जिसमें पुष्पन के लिए 10 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे हम दीर्घ प्रदीप्तकालीन पादप कहते हैं। ठीक है, जो दीर्घ प्रदीप्तकालीन पौधे होते हैं ना, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो सूर्य है उसके प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है और सभी जीव जंतु प्रकाश ग्रहण करते हैं और उसके प्रति प्रतिक्रिया भी करते हैं और प्रतिक्रिया को फाइटोपीरियडिज्म भी कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर हम बात करते हैं कि पौधे का अधिकतम स्तरण मिलता है। बेसिकली पौधे का अधिकतम स्तरण कहाँ पर मिलता है, तो ये हमारा ऊष्णीय वर्षावनों में मिलता है। जो पौधे का अधिकतम स्तरण जो है ये ऊष्णीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और कटिबंधीय वर्षा वन जलवायु, जो यहाँ पे कटिबंधीय वर्षा वन की अगर बात करें तो कटिबंधीय वर्षा वन जलवायु के उन क्षेत्रों में होते हैं जिसमें शुष्क मौसम नहीं होता है और सभी महीनों में कम से कम 60 mm की औसत वर्षा भी होती है। ये भी याद रखना, इसमें 60 mm की औसत बारिश भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी की कोशिका भित्ति में नहीं है। तो ये है काइटिन। काइटिन नामक पदार्थ जो है वो केवल और केवल फंगी के कोशिका भित्ति में पाया जाता है, जबकि जो आवृतबीजी पौधों की कोशिका भित्ति जो है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है हेमी सेलुलोज, पैक्टो सेलुलोज और लिग्निन। तो ये इसकी बनी होती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 11 नंबर की जो साइकस है। साइकस में कायिक जनन होता है किसके द्वारा। साइकस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है। तो साइकस जो है सबसे पहले याद रखो एक अनावृत बीजी पौधा होता है जिसमें वर्धी जनन मुख्यतः पत्रकंदों मतलब कि BULBILS बुलबिल्स के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। या वर्धी जनन की एक सामान्य विधि होती है। तो जो ये पत्रकंद है मतलब कि बुलबिल्स है, ये अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं जो मुख्य पौधे से अलग होकर भूमि पर गिर जाती हैं और नए पौधे को जन्म देती हैं। बेसिकली इसका एक अगर नीचे गिर गया तो वो एक नया पौधा बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट है कि बेसिडियोमाइसिडीज में एंजियोकार्पस फलन पाया जाता है। तो बेसिकली ये किस में पाया जाता है ये बताना है। सो बेसिकली ये लाइकोपर्डान में पाया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सही पॉइंट लिखा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कैम्बियम इनमें से किस पौधे मतलब पादप के जाइलम तथा फ्लोएम को अलग अलग अनुपात में अलग अलग बिंदुओं पर काटता है। ये आपको बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बताना चाह रहे हैं, ध्यान देना। देखो, जो निकेंथस होता है, निक्टेंथस जो है, निक्टेंथस में कॉर्टिकल वेस्कुलर पाए जाते हैं। कैसे? कॉर्टिकल वेस्कुलर पाए जाते हैं। जो कुकुरबिटा, इसमें कॉर्टिकल पाया गया। जो कुकुरबिटा है इसमें हमारे शाकी, आरोही, रोमिल, सरस, पंचभुजी ये होता है तथा इसमें कैसे पाए जाते हैं, इसमें हमारे बाई कोलेट्रल पाए जाते हैं। ठीक है, बाई कोलेट्रल। ठीक, अब अगर हम बात कर ले बिग्नोइया की, जो ये बिग्नोइया है, बिग्नोनिया जो है इसमें जाइलम और फ्लोएम का अनुपात द्वितीयक वृद्धि में अलग अलग होता है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिग्नोनिया। बिग्नोनिया में यहाँ पे बिग्नोनिया जो है उसमें जो जाइलम और फ्लोएम का रेशियो है, जो अनुपात है, वो द्वितीयक मतलब सेकेंडरी ग्रोथ में अलग अलग होता है। नेक्स्ट, एल्बिनस कोशिकाएं उपस्थिति होती हैं। तो एल्बिनस कोशिकाएं कंपेनियन कोशिकाओं की तरह होती हैं, याद रखना। और ये कोशिकाएं सीव सेल मतलब कि ये जो लिखा हुआ है ऐसे, सीव सेल जो हैं उसके साथ उपस्थित रहती हैं। और एल्बिनस कोशिकाएं केवल बीज रहित वैस्कुलर प्लांट और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं।
किस में पाई जाती हैं? जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं। सो बेसिकली इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये आ जाता है हमारा अनावर्तबीजी में। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट कोई चीज़ अगर इनकेस कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब मूल टाइप उपलब्ध नहीं होता और पौधों को टाइप के स्थान से संग्रह करके टाइप की तरह प्रयोग किया जाता है तब वह क्या कहलाता है? सो बेसिकली जब मूल टाइप उपलब्ध नहीं होता है और पौधों को टाइप के स्थान से संग्रह करके टाइप की तरह प्रयोग किया जाता है तब सिन टाइप कहलाता है। कौन सा टाइप? सिन टाइप। जो वनस्पति विज्ञान है, बेसिकली जो बॉटनी है, इसमें संपादित वनस्पति नामकरण में एक सिन टाइप की प्रजाति या फिर एक इंट्रा स्पेसिफिक टैक्सोन है, इसके वर्णन में बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो बेसिकली लैंगिक जनन का यूग्लिना विरिडस में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लैंगिक जनन जो ये यूग्लिना विरिडस जो है, इसमें लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता क्योंकि इसमें अलैंगिक प्रजनन अनुदैर्ध्य बाइनरी फिजन के द्वारा होता है तथा लैंगिक जनन अनुपस्थिति होता है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट है कि मनुष्यों में निम्नलिखित लैंगिक गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं। जो मनुष्य है उसमें कौन से गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं? तो मनुष्यों में, स्त्रियों में जो है वो XX और पुरुषों में जो है वो XY गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं और टिड्डे में XYXO लिंग गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं और पक्षियों में मादाएं जो हैं, मतलब जो हेट्रोगेमेटिक होती हैं बेसिकली वो, तो पक्षियों में जो है वो ZWZZ प्रकार का दिखाई होता है। ठीक है, सो बेसिकली मनुष्य में पूछा गया तो मनुष्यों में आएगा कौन सा? यहाँ पे XX और XY, पहले महिला और फिर पुरुष। ठीक है, XY मतलब पुरुष। कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि Y गुणसूत्र की कमी हो रही है ना, तो यही चीज़ है, मतलब जो मेन से उनकी कमी हो रही है। अपूर्ण चार कोष्ठीय हृदय वाले असमतापी प्राणी के समूह में आते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एम्फीबिया में हृदय त्रिवेशनी मतलब 3 कोष्ठ वाले होते हैं और यह एक असमतापी जंतु होता है। जबकि अगर हम बात करें किसकी? एम्फीबिया, इसका आंसर है एक मिनट, अच्छा ओके सॉरी, बेसिकली एम्फीबिया में जो है वो 3 है, यहाँ पे अच्छा 4 लिखे हुए हैं, हाँ ठीक है। और बेसिकली हमारे 3 किस में हैं? 3 हमारे एम्फीबियंस में होते हैं, लेकिन जो 4 की बात करेंगे तो वो जो सरीसृप होते हैं, ठीक है, जो स्नेक्स होते हैं उनमें उस वर्ग में 3 चैम्बर वाले हृदय, मगरमच्छ 4 चैम्बर एवं पक्षी वर्ग में और स्तनधारियों में हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम पक्षी, ये हमारा हो गया सरीसृप और ये, तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे 4 की तो हमारा 4 किस में आ जाएगा? सरीसृप, क्योंकि असमतापी प्राणी पूछा गया है तो हमारा इसमें सरीसृप आ जाएगा। ठीक है, इनकेस अगर कंफ्यूज हुई है तो हम फिर से बता दे रहे हैं कि एम्फीबिया में हृदय 3 कोष्ठ वाले होते हैं, यह एक असमतापी जंतु होता है, जबकि सरीसृप वर्ग में 3 चैम्बर वाले हृदय, मगरमच्छ 4 चैम्बर एवं पक्षी वर्ग में और स्तनधारियों में हृदय जो है वो 4 चैम्बर वाला होता है। अतः अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय वाले असमतापी प्राणी सरीसृप समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कोई समस्या कोई दिक्कत तो बता देना, तो सरीसृप। अब नेक्स्ट है जलमग्न जलोद्भिदों में निम्नलिखित में से क्या रहता है? तो जलमग्न जलोद्भिदों में वायुवीय क्षेत्र मतलब एयर स्पेस पाया जाता है, तो यहाँ पे आंसर है सी नंबर। तो वे जल के अंदर रहते हैं और प्रारंभ में इनका संपर्क जो है वो तली से रहता है, परंतु बाद में ये संबंध टूट जाता है और ये जल के अंदर तैरते रहते हैं और इनका बाहर की वायु के से जो संपर्क होता है वो नहीं हो पाता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए तो सेराटोफिलम अगर आपने पढ़ा होगा, हाइड्रिला पढ़ा होगा, तो ये सब इसमें आएंगे। नेक्स्ट है सबसे बड़े पुष्प वाला पादप कौन सा है? तो अगर सबसे बड़ा पुष्प पूछ लिया जाए तो पूर्ण मूल परजीवी आप क्लिक करके आइएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सबसे बड़े पुष्प वाला पादप, तो रैफ्लिसिया मुख्यतः मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक आश्चर्यजनक परजीवी पौधा होता है, जो मुख्यतः पूर्ण मूल परजीवी होता है, जिसका फूल वनस्पति जगत के सभी पौधों के मूलों से बड़ा लगभग 1 मीटर व्यास का होता है और इसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है।
तो हमने किसकी बात करी? पूर्ण मूल परजीवी की। नेक्स्ट है गर्भ झिल्ली, जो यूथेरियन स्तनियों में अपरा बनाने वाली गर्भ झिल्ली है। इसमें लिखा हुआ है कौन सा सही है? सो बेसिकली अपरापोषी जरायु। अपरापोषी जरायु मतलब कि हम बोलते हैं एलेंटोकोरियन। क्या बोलते हैं? एलेंटोकोरियन यूथेरियन स्तनियों में अपरा बनाने वाली गर्भ झिल्ली है। ये याद रखेगा, गर्भ झिल्ली अपरापोषी जरायु यूथेरियन स्तनियों में अपरा बनाने वाली गर्भ झिल्ली है। और अपरापोषिका नामक भ्रूणीय झिल्ली भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है। ठीक है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा? अपरापोषी जरायु। पक्षियों की अस्थियां कैसी होती हैं? तो पक्षियों की अस्थियां जो हैं बेसिकली वो ए और बी दोनों तरह की, खोखली और वायु युक्त दोनों होती हैं। तो पक्षियों की अस्थियां छिद्रयुक्त, खोखली, वायुयुक्त होती हैं, जो इसे हल्का बनाती हैं और उड़ने में सहायता करती हैं। और पक्षियों के अग्रपाद पंख रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये आपके हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है। तो जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण सीवेज है। तो ऐसे पदार्थ जो जीवों द्वारा अपघटित होते हैं, जैव अपघटनीय प्रदूषक जिसको बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट बोलते हैं, ये हमारे कागज हो गया, पत्ता हो गया, सीवेज हो गया, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, जैव अनपघटित पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि पॉलीथीन और पारा, डीडीटी, ये सब। तो इसमें हमारा सीवेज आ जाता है, अपघटित पूछा गया है। नेक्स्ट है हाइपर कैल्शियमिया के दीर्घ अवधि प्रबंध में यह शामिल नहीं है। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे कैल्सीटोनिन की, तो कैल्सीटोनिन थायराइड के पैराफोलिकुलर कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन होता है, सिक्रीशन हार्मोन होता है, सेक्रेटरी हार्मोन होता है। और ये याद रखेगा कि ये 32 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो बेसिकली 32 अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो पीटीएच हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, अर्थात यह कैल्शियम के स्तर को घटाता है। लेकिन इस हार्मोन का इस्तेमाल दीर्घ अवधि प्रबंध में नहीं किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? जो सर्प है वो किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो भूमि द्वारा उत्पन्न जो कंपन है उनके द्वारा। देखो, अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो सांप है वो भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति संवेदनशील होते हैं। जो सांप का शरीर होता है वो बेलनाकार होता है, जैसे ना लंबा सा, पादविहीन, मतलब पैर नहीं होते हैं, और सिर छोटा सा होता है। इस पर गोल नेत्र, बाह्य नासाद्वार मतलब नाक और मुख द्वार, परंतु कर्णडाल्ट और कर्णपटह अर्थात जो हमारी टिम्पैनिक कलाएं होती हैं जो बीच में पाई जाती हैं वो नहीं होती हैं। सांप सुन नहीं सकता है, इसीलिए सांप बीन बजाने पर इसकी ध्वनि से नहीं वरन उसकी गति देखकर झूमता है। और सांप का जो अध्ययन है, अगर आप स्टडी ऑफ सर्प देखोगे तो स्टडी ऑफ स्नेक को हम बोलते हैं ऑफियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑफियोलॉजी। तो जब भी आप स्नेक की स्टडी करेंगे इसका मतलब आप ऑफियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन। नेक्स्ट हमारा है 26 नंबर पे कि सूची 1 और 2 के बीच में मिलान करिए। तो जब भी सूची 1 और 2 की बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए हम एक चीज इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो आंसर है वो सी नंबर सही है। कैसे? चलो बताते हैं। जो हमारा यहाँ पे सिट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल एस्परजिलस में आएगा। क्या? एस्परजिलस में। ठीक है, जो यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए है, जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये ट्राइकोडर्मा में आएगा। फिर जो स्टेनिन है ये मोनास्कस में आएगा, और ब्यूटेरिक अम्ल जो है वो क्लॉस्ट्रिडियम में आएगा। जब भी ब्यूटेरिक अम्ल आए तो हमेशा क्लॉस्ट्रिडियम याद रखिए, और सिट्रिक अम्ल आए तो एस्परजिलस याद रखिए। खुद ही आपका आंसर यहाँ पे सी नंबर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार्बनिक अपशिष्ट से भरी किसी झील में क्या हो सकता है?
तो बेसिकली ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों का मर जाना। इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है, ठीक है। जब किसी भी जलाशय में अधिक कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होगा तो वहां अधिक सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा अपघटन की प्रक्रिया भी बहुत तेज होने लग जाती है और इसके कारण उपयोग होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है और जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, जिससे पानी में घुलित ऑक्सीजन मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से दूसरे अनेक जीव मरने भी लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि स्पर्धी अनन्यता के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो बेसिकली ये यहाँ पे जो जीएफ लिखा हुआ है, जीएफ गॉस, ये जो थे इन्होंने दो प्रजातियों के बीच किसी आवश्यकता मतलब जो एसेंशियल रिसोर्स होता है उसके लिए स्पर्धा को ये व्याख्यायित किया था। इसके लिए एक मूल सिद्धांत प्रतिपादित किया था इन्होंने, तो इसे स्पर्धी अनन्यता का नियम कहते हैं। और इसके अनुसार क्या कहा गया था कि एक ही जाति की दो प्रजातियां जीवन के लिए आवश्यक स्रोत के लिए एक साथ स्पर्धा करके जीवित नहीं रह सकती और उन्हें उत्तरजीविका के लिए अपनी जीवन शैली बदलनी आवश्यक होती है। तो ये इसमें कहा गया था, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके बहिर्स्रावों के कारण प्रदूषण होने वाले जल निकायों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसको हम बीओडी बोलते हैं, ये प्रदूषण के लिए एक अच्छा सूचक नहीं है। सो बेसिकली अगर हम इसकी बात करेंगे तो डी नंबर इसका आंसर सही होगा, पेट्रोलियम उद्योग। मतलब कि जो यहाँ पे बीओडी लिखा हुआ है इसकी इंडेक्स किसी भी ऐसे प्रदूषक की मात्रा को नापने के लिए उपयुक्त नहीं है जिसका जैविक अपघटक ना हो सके। पेट्रोलियम एक ऐसा पदार्थ होता है ना जो जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होता है और इसीलिए इसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विख्यात कस्तूरी मृग अथवा हंगुल निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कहाँ पाया जाता है। तो अगर इसकी बात करेंगे ना तो बेटा ये पहला है डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर। डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में है तथा यह एक मस्क डियर या कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और बांधवगढ़ जो है, यहाँ पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में उपस्थित है, यह शेर को संरक्षित करने के लिए है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, चलिए कुछ ये 30 क्वेश्चंस थे जो मैंने सोचा आपको बता दूं और ज़्यादा लंबे वीडियो से आप भी कहीं कंफ्यूज होने लग जाएंगे और थोड़ा सा मेरे लिए भी हेक्टिक होगा, लेकिन अभी ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं 30 क्वेश्चंस बना रही हूँ। धीरे धीरे ना मैं 50 से 100 की ओर बढ़ूंगी। 50 to 100 क्वेश्चन एक वीडियो में जल्दी में डिस्कस करके आपको बता दूंगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं मैं सीरियसली बोल रही हूँ आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो यहाँ पे ये पूरे हमारे पास 125 क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में जितने पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वही क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर से बताइएगा। अब नेक्स्ट हम जल्दी कोशिश करेंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको जो ये कंटेंट है वो प्रोवाइड करूँ। थैंक यू।